नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम जनादेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। जनादेश यानी लोकसभा चुनाव की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। 4 चरणों में अब तक कुल 379 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है और बाकी बचे 3 चरणों के लिए प्रचार जारी है। बताएंगे वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के बारे में भी, साथ ही नजर डालेंगे क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और चुनावी हलचल। साथ ही जानेंगे दिन भर क्या चले बयानों के तीर और समीकरण किस ओर कर रहे हैं इशारा। तो आइए शुरुआत करते हैं अपना खास कार्यक्रम जनादेश, लेकिन सबसे पहले नजर चुनावी सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से भरा नामांकन। पंडित गणेश्वर शास्त्री समेत 4 लोग बने प्रस्तावक। नामांकन से पहले लिया मां गंगा और काल भैरव का आशीर्वाद। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा केंद्रीय मंत्री और तमाम बड़े नेता हुए शामिल। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का काम पूरा। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत और चंडीगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी ने दाखिल किया नामांकन। अंतिम चरण के लिए 1 जून को होगा मतदान। लोकसभा चुनाव के बाकी बचे 3 चरणों के लिए चरम पर प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के कोडरमा में विशाल जनसभा को किया संबोधित। कहा, जेएमएम कांग्रेस लेफ्ट का इंडी गठबंधन भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण जैसी बुराइयों का सबसे बड़ा मॉडल। श्रीनगर में कल हुए मतदान को बताया पूरे देश के लिए उमंग, उत्साह और संतोष का अवसर। बीजेपी के दिग्गजों ने भी प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ ने अमेठी में तो अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में 2 जनसभाओं को किया संबोधित। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पंजाब के रूपनगर में किया प्रचार। विपक्षी दलों के दिग्गजों का भी धुआंधार प्रचार। झांसी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने की साझा रैली, तो अमेठी में प्रियंका गांधी ने भी किया प्रचार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में जनसभा को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन से पहले पीएम मोदी ने दशाश्वमेध घाट पर गंगा पूजा की और काल भैरव मंदिर में आशीर्वाद लिया। पीएम के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचने पर भारी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। उनके नामांकन के लिए अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकालने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री के साथ ही बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर प्रस्तावक बने। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी लोकसभा में स्थान करने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ। वाराणसी से लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन भर दिया। बीते 2 लोकसभा चुनाव में काशी ने प्रधानमंत्री को भरपूर आशीर्वाद दिया और दोनों बार रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाई। बीते 10 साल के दौरान प्रधानमंत्री और काशी के बीच बना रिश्ता भी अटूट बन चुका है। लोकतंत्र है, लोगों से आशीर्वाद भी मांगेंगे और लोग आशीर्वाद देंगे भी, लेकिन ये रिश्ता जनप्रतिनिधि वाला नहीं है। ये रिश्ता किसी और ही अनुभूति का है जो मैं फील करता हूं। वाराणसी से जब तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनावी मैदान में हैं, तो उनके मुख्य प्रस्तावक बने गणेश्वर शास्त्री। पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग और गणेश्वर शास्त्री के साथ साथ लालचंद्र कुशवाहा, संजय सोनकर और पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता बैजनाथ पटेल भी प्रस्तावक बने। बढ़िया अनुभव कर रहे हैं, संगठन का काम करते हैं निस्वार्थ। उसी का जो है उसी का परिणाम है कि आज मैं प्रस्तावक हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सांस्कृतिक राजधानी काशी की पहचान बीते 10 साल में और भी फैली है। भव्य विश्वनाथ धाम अपनी अलौकिक छवि के साथ पूरी दुनिया में
छठा बिखेर रहा है। नामांकन से ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। बीएचयू गेट पर पंडित मालवीय को माल्यार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री का रोड शो 80 शिवाला मदनपुरा होते हुए गोदौलिया और उसके बाद बाबा विश्वनाथ धाम पहुंचा था। जनता के आशीर्वाद के साथ साथ देव का भी आशीर्वाद, सब प्रधानमंत्री के साथ। और जब मंगलवार की सुबह दशाश्वमेध घाट पर प्रधानमंत्री सदा नीरा पावन मां गंगा के तट पर आशीर्वाद लेने पहुंचे तो सभी के मन में प्रधानमंत्री और मां गंगा के बीच आत्मीय लगाव जीवंत हो उठा। मैं जब 2014 में काशी गया तो मेरे मुंह से ऐसे ही एक भाव निकल गया, न मैं यहां आया हूं, न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। लेकिन आज 10 साल के बाद मैं पूरे भावुकता से कह सकता हूं, आज मुझे लगता है कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है। काशी की संस्कृति में प्रधानमंत्री मोदी कैसे रच बस गए हैं, इसकी झलक उनके एक एक कदम से नजर आती है। बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया, उत्तर वाहिनी गंगा का आशीर्वाद, और उसके बाद नगर कोतवाल काल भैरव के दरबार में भी प्रधानमंत्री ने हाजिरी लगाई। नामांकन से ठीक पहले प्रधानमंत्री ने नगर कोतवाल बाबा काल भैरव से आशीर्वाद मांगा। इसके बाद पहुंचे जिला कार्यालय जहां नामांकन दाखिल किया। इसके बाद एक और तस्वीर आई, ये थी एनडीए घटक दलों के प्रमुख नेताओं की। ये सभी वाराणसी में मौजूद थे। सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार जन सेवा के लिए समर्पण, विकास के प्रति दृढ़ता और श्रेष्ठ भारत के लिए संकल्प जताया। इस बार तो ऐतिहासिक जीत होने जा रही है, कोई भी सामने नहीं है। बनारस का एक एक मतदाता माननीय प्रधानमंत्री जी को रिकॉर्ड मतों से जिताकर तीसरी बार उनकी हैट्रिक लगाने जा रहा है। We are here to give the Prime Minister our wishes from Tamil Nadu, Rameswaram to Varanasi. The need of the hour today is nation's security, nation's economic growth, which can be done only by our Prime Minister Narendra Modi for the third consecutive time. साल 2024 के लोकसभा चुनाव में ना तो मोदी के लिए वाराणसी से चुनावी मैदान में इस बार कोई बड़ी चुनौती नजर आ रही है, और साथ ही 18वीं लोकसभा का भी हाल कुछ ऐसा ही है। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र, रामेंद्र, हरिकेश बहादुर सिंह गौतम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वाराणसी से नामांकन करने के बाद सोशल मीडिया मंच एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा, उम्मीदवार के तौर पर वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस ऐतिहासिक सीट के लोगों की सेवा करना सम्मान की बात है। जनता के आशीर्वाद से पिछले दशक में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल हुई हैं। आने वाले समय में काम की ये राह गति और भी तेज होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में एनडीए की एकजुटता नजर आई। नामांकन के दौरान एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और करीब करीब सभी दलों के कद्दावर नेता मौजूद रहे। देखिए ये रिपोर्ट। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के दौरान दिखी ये सबसे सशक्त तस्वीर है, जो ये बताने के लिए काफी है कि एनडीए न सिर्फ चट्टान की तरह एकजुट है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति उनका विश्वास और समर्थन बेहद सशक्त है। वो भी ऐसे वक्त में जब विपक्षी गठबंधन में जीत के प्रति विश्वास और एकजुटता दोनों नदारद है। नामांकन में बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ ही एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और करीब करीब सभी दलों के कद्दावर नेता मौजूद रहे। इनमें शिवसेना के एकनाथ शिंदे, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान समेत एनडीए के तमाम दिग्गज शामिल रहे। एनडीए के सभी नेताओं ने एक साथ प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में एक बार फिर सरकार बनाने का संदेश दिया। हम लोग की ताकत ही हम लोग की एकजुटता है, और आज प्रधानमंत्री जी के समर्थन में पूरा एनडीए एक साथ उनके नामांकन में शरीक हुआ है, और यही एकजुटता ही हम लोगों के लक्ष्य तक हम लोग को लेकर जाएगी। और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है
कि जो 400 पार का प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया हम लोग का लक्ष्य सरलता से पार करेंगे। प्रधानमंत्री जी तो देश भर में उनके नाम पर लोग चुनाव जीतते हैं और उनको चुनाव जीतने में क्या दिक्कत है, भारी मतों से यहाँ से चुनाव जीतेंगे। हमारे नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जी का नामांकन के अवसर पर यहाँ पर आए थे। हम लोग सब भगवान से प्रार्थना किया है और उनके लिए सुंदर भविष्य की कामना किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में शामिल हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 2014 और 2019 के सभी रिकॉर्ड टूटने का दावा किया। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने प्रधानमंत्री मोदी को एनडीए की विजय का प्रतीक बताया। 2014, 2019 सब रिकॉर्ड इस बार टूटेंगे। मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे। सारे एनडीए के सभी नेतागण यहाँ पर आए थे, एक हमारी एकता भी बताने के लिए और इस देश का नेतृत्व कैसा होना चाहिए ये भी एक उसका एक मिसाल है। जनता पर हमारा विश्वास है और इंडिया आघाड़ी का बहुत बड़ा यहाँ उनको धक्का मिलने वाला है और हमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन को ऐतिहासिक बताया। वहीं जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण ने कहा कि एनडीए का हिस्सा होना सौभाग्य की बात है। As on today, for the last 10 years, he has done extremely well. Country needs him. India is going to play global role. All of us would been saying this, that he would be the third time he should hold the position of the Prime Minister, and which he is doing. आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने उम्मीद जताई कि वाराणसी की जनता फिर बड़ा जनादेश देगी। अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल, निषाद पार्टी के संजय निषाद, सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर ने भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को लेकर विश्वास जताया। सभी एनडीए के घटक दल के नेता देश भर के अलग अलग कोनों से आए थे और बनारस आके अच्छा लगता है और हम चाहते हैं कि अब दोबारा बड़ा मैंडेट बनारस की जनता दे। सौभाग्यशाली है देश की जनता कि मोदी जी यहाँ संभाल रहे हैं बनारस में, और हम मछुआरों की जिम्मेदारी बनती है, गंगा पुत्रों की, कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। ये बनारस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए खुशी का माहौल है कि आज देश के प्रधानमंत्री बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन पर एनडीए नेताओं की मौजूदगी ने जहां गठबंधन में एकजुटता का संदेश दिया, वहीं इंडी गठबंधन के दिग्गज नेताओं के नामांकन के दौरान ऐसी एकजुटता कहीं भी नजर नहीं आई। रायबरेली से राहुल गांधी के नामांकन में उत्तर प्रदेश में उनके गठबंधन सहयोगी सपा के प्रमुख अखिलेश यादव तक नहीं पहुंचे, तो वहीं कन्नौज से अखिलेश यादव के नामांकन के दौरान राहुल गांधी भी नदारद रहे। हालांकि चुनाव से इसे जनता किस तरह से लेती है ये तो 4 जून को नतीजों से ही पता चलेगा। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र, रामेंद्र और हरिकेश बहादुर सिंह गौतम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वाराणसी में पीएम मोदी के नामांकन से जुड़ी खबरों पर आगे बढ़ने से पहले आइए सीधे आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, जहां कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। लोकतंत्र को अगर किसी ने मजबूत किया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, और उसी के विचारधारा पर हम आगे बढ़े और देश में इतनी तरक्की उन्होंने की जिस देश में एक सुई तैयार करने की कारखाना नहीं था, उस जगह रॉकेट तैयार करके इंदिरा गांधी ने भेजा, ये सबको मालूम है। जिस धरती पे अनाज के लिए, खाने के लिए लोग तड़पते थे, पेट भरने के लिए तड़पते थे, वैसे जगह बड़े बड़े बांध और जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाकर देश में हरी क्रांति लाए, वो कांग्रेस ने लाया। उसी ढंग से इस देश में जो दूध का बहुत बड़ा किल्लत थी, उस दूध को आज अमूल, बहुत से कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी उनके स्टेट में जो बनते हैं, ये सब व्हाइट रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू
और इंदिरा गांधी जी की देन है। हम सोचना चाहिए, सिर्फ अगर इमोशन में आके जो मोदी कहते हैं या कोई और दोस्त कहता है, उससे देश का फर्क पड़ने वाला नहीं। फर्क उस वक्त पड़ेगा जिस वक्त जिनके विचारधारा पे आप चलेंगे, जो विचारधारा गरीबों के हित में होगा, महिलाओं के हित में होगा, किसानों के हित में होगा, युवाओं के हित में होगा, वही विचारधारा सही है। और उसी के ऊपर आज गठबंधन के सभी लोग एक होकर। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने गोरखपुर की जनसभा से बताया कि किस तरह से कांग्रेस ने देश के विकास में योगदान दिया है। उनका कहना है कि देश के लोकतंत्र को मजबूत किया। जिक्र उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को श्रेय जाता है देश में हरित क्रांति और दुग्ध क्रांति का भी। उन्होंने कहा कि मोदी कह रहे हैं या जो लोग कह रहे हैं उस पर जाने की जरूरत नहीं है, ये सोचना होगा कि कौन सी विचारधारा देश के विकास में शामिल होती है, उस तरफ सोचने की जरूरत है लोगों को। आइए एक बार फिर लौटते हैं वाराणसी की खबरों पर ही। वाराणसी से पीएम नामांकन के बाद बनारस की जनता से बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। आम लोगों ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से वाराणसी से नामांकन कर चुके हैं। लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कहना है वाराणसी की जनता का? आप देखें कि हमारे प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो कि नामांकन कर चुके हैं कचहरी से, इस बार काशी की जनता उन्हें भारी से भारी मतों से विजयी बनाएंगी और देश का प्रधानमंत्री चुनेगी। क्या माहौल है काशी में अब जब नामांकन हो चुका है? देखिए, काशी की जनता मोदी जी द्वारा अभी तक किए गए सभी कार्यों से बहुत संतुष्ट है। जनता के अंदर संतुष्टि का भाव है। इस बार सब लोग मिलकर के मोदी जी को देश में सबसे ज्यादा मतों से विजयी बनाने का प्रयास करेंगे। मोदी जी तो जीत रहे हैं, एक तरफा है लड़ाई और वो जीत रहे हैं। ऐसा एक तरफा है? एक तरफा इतना कार्य किए हैं, अच्छा उनका मतलब व्यवहार भी है, सब कुछ अच्छा है। मोदी जी के बारे में क्या बताइए, नामांकन हो चुका है, क्या माहौल है? माहौल ठीक है, उनका नाम तो जो 400 पार है। आप भी काशी से हैं? जी। क्या कहना है? 400 का पार। यहाँ जो काम किए हैं काशी में वो न बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, उनका काम बोल रहा है कि काम क्या किया उन्होंने। देखिए कि ये काशी की जनता है। नामांकन के बाद हम प्रतिक्रिया ले रहे थे कि क्या माहौल है काशी में, तो आप खुद ही सुन लिए कि क्या माहौल है काशी में। काशी किस तरह से कह रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, अपनी जो बात रख रही है काशी की जनता। कैमरामैन मुरली पांडे के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, वाराणसी। और वाराणसी में प्रधानमंत्री के नामांकन से जुड़ी तमाम खबरों पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता शैलेंद्र मिश्र और अश्वनी मिश्र। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। अश्वनी, रुख सबसे पहले आपका करेंगे। प्रधानमंत्री तीसरी बार उम्मीदवार वाराणसी से हैं। प्रधानमंत्री के लिए लोगों का कहना है, आज नामांकन के बाद आम जनता को आपने भी सुना ये कहते हुए कि काम बोलता है वाराणसी में। किस तरह से तीसरा नामांकन के साथ ही एक बदली हुई काशी आप देखते हैं? क्या फर्क लगता है 2 बार के नामांकन से लेकर इस बार के चुनावी मैदान में? निश्चित तौर से अगर ऋतु देखें तो प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से नामांकन पत्र आज दाखिल किया, समूचा एनडीए वहां पर था। पूरे देश को एकजुटता का संदेश दिया गया कि राजनीतिक दलों से गठबंधन धर्म निभाते हुए किस तरीके से भाजपा चलती है, अपने गठबंधन धर्म को निभाती है। और काशी ही नहीं, समूचे क्षेत्र में, पूर्वांचल में इसका असर पड़ता है। मैं खुद लोगों से ही राय लेता हूं। जब प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर पर्चा दाखिल किया तो क्या मान के चलते हैं काशी ही नहीं, समूचे पूर्वांचल में एक नया जोश आता है लोगों में? पूरा पूर्वांचल प्रभावित रहेगा। आपकी बार 400 पार, मोदी का नारा ये पूरा काम करेगा और 400 पार जाएंगे। केवल काशी ही नहीं, अगर पूर्वांचल में देखें सब एकजुट हैं, लेकिन यही बगल रायबरेली जब पर्चा दाखिला होता है तो अखिलेश यादव नहीं आते हैं राहुल गांधी के पर्चा दाखिला में। आज पूरा एनडीए यहाँ एकजुट था। क्या संदेश मिलता है आप लोगों को? बताइए। पूरा एनडीए एकजुट है, ये मजबूती से संदेश मिलता है कि अब की बार देखिए जनता जो है राष्ट्रहित, जनहित, नारी सुरक्षा, देश सुरक्षा, सनातन धर्म की सुरक्षा, इसको ध्यान में रख करके देश के कोने में जहां जहां जो है हिंदू होगा वो सीधे नरेंद्र मोदी जी को वोट करेगा, भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाएगा। अब की बार 400 पार का जो नारा है वो 101% सही है। ऋतु देख सकती है
वाराणसी नहीं, वाराणसी के आसपास के इलाकों में लोगों के मन है, तो क्या कुछ प्रभाव पड़ता है प्रधानमंत्री की केवल पर्चा दाखिले से? और काशी की जनता प्रधानमंत्री चुनती है, सांसद नहीं। ऋतु जी, शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, 400 पार का एक बड़ा नारा है, प्रधानमंत्री ने कहा ये नारा नहीं, ये देश का संकल्प है। आलोचकों का लगातार गणित जारी है कि ये 400 पार एनडीए या भारतीय जनता पार्टी किस तरह से हासिल करेगी। आज नामांकन के दिन एनडीए घटक दल जब मौजूद हैं वाराणसी में, तो क्या कोई संदेश प्रधानमंत्री यहां से देना चाहते हैं, सिर्फ विपक्ष को ही नहीं बल्कि उन तमाम आलोचकों, उन तमाम विशेषज्ञों को जो लगातार 400 का गणित लगा रहे हैं? देखिए, राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं, जो आलोचक हैं, वो अंकगणित लगाते रहते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि राजनीति में केमिस्ट्री की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अंकगणित नहीं चलता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो केमिस्ट्री है काशी के जनता के साथ, वो कल हमने तस्वीरों में देखा। और 2014, 2019 और 2024 में जो फर्क है वो साफ दिखाई दे रहा है। ऋतु, 2014 में ये चर्चा थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त प्रधानमंत्री उम्मीदवार थे, उनके सामने कौन आएगा, अरविंद केजरीवाल, अजय राय, और ये सब चर्चा हुई। 2019 में भी ये चर्चा थी कि विपक्ष का कौन है, लेकिन 2024 में इस बात की कोई चर्चा नहीं हो रही है कि सामने से कौन चुनाव लड़ रहा है। चर्चा सिर्फ ये हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तीसरी बार काशी से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने आज नामांकन किया है, वो कितने मतों से जीतेंगे, 2019 के मुकाबले आगे कितना जाएंगे मत प्रतिशत के लिहाज से, जीत के अंतर के लिहाज से। तो ये बदलाव हम काशी में देखते हैं। और संदेश तो हमने तस्वीरों में देखा, आपने दिखाया भी देश के दर्शकों को कि पूरी एनडीए की लीडरशिप यहाँ पर एकजुट नजर आई और यहाँ से एक संदेश देती हुई नजर आई। न केवल पूर्वांचल बल्कि जहाँ जहाँ चुनाव बचे हैं इन 3 चरणों में, उन सारी सीटों पर कि देखिए हम कुछ मुद्दों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सामने आए हैं और पूरी तरह से एकजुट है। अनुप्रिया पटेल से जब हम बात कर रहे थे, अनुप्रिया पटेल ने इसका जिक्र भी किया, बगल ही मिर्जापुर से वो चुनाव लड़ती है, अपना दल सहयोगी है बीजेपी की, कि 80 की 80 सीटों पर कोई कोर-कसर एनडीए उत्तर प्रदेश में छोड़ने वाला नहीं है और 2014 में जो कसर रह गई थी उसे पूरा किया जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस दिखता है। जनता जनार्दन क्या फैसला लेगी या तो हम 2-4 जून को देखेंगे, लेकिन बीजेपी की रणनीति में कॉन्फिडेंस दिखता है। और ये कॉन्फिडेंस इसलिए आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर एक सबसे लोकप्रिय नेतृत्व उनके पास है। काशी की जनता तो आप देख ही रहे हैं, बम बम बोल रहा है काशी, और मोदी मैं हमार, मोदी हमार काशी, इस तरह के नारे से चारों तरफ हम देख रहे हैं कि वो एक माहौल है जो सिर्फ इस बात की चर्चा कर रहा है कि प्रधानमंत्री कितने ज़्यादा वोटों से 2019 के मुकाबले इस बार चुनाव जीतेंगे। हम पप्पू चाय की दुकान पर गए थे, वहाँ हमने कहा कि आप लोग तो उम्मीदवारों को हराते जिताते रहे हैं काफी सा गपशप में। बिल्कुल शैलेंद्र, और वाराणसी से ही, काशी से ही उन्होंने संदेश बढ़ा दिया। अश्विनी, बहुत संक्षेप में आपसे अंत में, काशी से संदेश अन्य तमाम सीटों तक भी ये गया है जो एकजुटता एनडीए की दिखाई है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के समय। आप जिक्र कर रहे थे रायबरेली, अमेठी में नामांकन प्रक्रिया का भी, कि गठबंधन के दूसरे साथी, चाहे वो राहुल गांधी हो या अन्य साथी, किस तरह से अकेले रहे अपने नामांकन भरने में। क्या ये कोई संदेश जनता में भी जाता है आज की तस्वीरों का? जी, निश्चित तौर से हम जनता से ही पूछ रहे थे। प्रधानमंत्री आज सभी घटक दलों के साथ रहे, लेकिन अखिलेश, राहुल रैलियों में एक साथ तो दिखते हैं, नामांकन में नहीं दिखते हैं। उनके दल मिले हैं, क्या दिल मिले दिखते हैं आपको? दिल मिलने कैसे दिखेंगे आप, ये मैं तो कहना चाहूँगा कि संत सनातन संस्कृति की जो आवाज़ माननीय मोदी जी के द्वारा दी गई थी, आज वो साबित होने जा रही है। जनता, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया, सारे मुद्दा पे विफल हो गई है। और कहां से मिलेंगे, दोनों की आवाज अलग है। इसके पहले भी वो मिले थे और वो अलग हो गए, तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष के पास न मुद्दा होने के कारण विफलता उनके सामने सम्मुख पेश आ रही है। बिल्कुल देखिए जनता कितनी समझदार है, वो पहले का भी हिसाब किताब लेके बैठी हुई कि कब मिले थे, गठबंधन कब था और उसका क्या अर्थ हुआ, तो आप समझ सकते हैं जमीनी हकीकत क्या है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी, आपका भी, शैलेंद्र आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। और जनादेश में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी जिसमें हम दिखाएंगे कि दिन भर चुनाव प्रचार कैसा रहा देश में। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंग्लिश का जर्नी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, ये है मोदी की गारंटी।
मेरे पापा का लाखों का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम पूरा रिजेक्ट हो गया। फिर मुझे पॉलिसी बाजार के क्लेम समाधान दिवस के बारे में पता लगा, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिव्यू करके अप्रूव कर दिया और क्लेम का सारा पैसा हमारे अकाउंट में आ गया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का, वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। वाराणसी से नामांकन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड पहुंचे और कोडरमा में विशाल चुनावी रैली को संबोधित किया। जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने नक्सलवाद और भ्रष्टाचार पर जमकर प्रहार किए। नक्सलवाद को खत्म करने की गारंटी देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मोदी को चुनौतियों को टालना नहीं, मोदी को टकराना आता है और जब फौलादी हौसला हो तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी चरण चूमने लग जाती है। उन्होंने कोडरमा की जनता से कहा वो काशी के लिए पीएम नहीं MP हैं और कोडरमा की जनता के लिए भी वो ही PM भी हैं और उनके MP भी। मैं आज काशी में अपना नामांकन दाखिल करने के बाद ये मेरी पहली जनसभा है और मैं देख रहा हूं कि काशी हो या कोडरमा या गिरिडीह, एक ही बात गूंज रही है। फिर एक बार काशी के लिए मैं PM नहीं MP हूं। कोडरमा और गिरिडीह वालों को भी यही समझकर वोट डालना है, मोदी ही आपका MP है, मोदी ही आपका PM है। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को लेकर झामुमो कांग्रेस लेफ्ट और इंडी गठबंधन पर भी निशाना साधा। पीएम ने JMM कांग्रेस लेफ्ट के इंडी गठबंधन को इन सारी बुराइयों का सबसे बड़ा मॉडल बताया। मैंने लाल किले से कहा था और मैंने डंके की चोट पे कहा हुआ है, छुपा करके नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा था मैं भारत को भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण से मुक्त होना के लिए अपना जीवन खपा दूंगा। JMM, कांग्रेस, लेफ्ट, इंडी गठबंधन इन सारी बुराइयों का सबसे बड़ा मॉडल है। मैं चोरों को नींद से सोने नहीं दूंगा। मैं उनकी नींद तो उड़ा दूंगा, उनके खजाने भी खाली करके रखूंगा। ये पैसे आपके हैं, इन पैसों के मालिक आप हैं। कोई चोरी लूट नहीं कर सकता है। मोदी इन पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है और इसलिए ये मोदी को गोली मारने की बातें करते हैं, मोदी को गोली गालियां देते हैं।
प्रधानमंत्री ने चौथे चरण में श्रीनगर में कल हुए मतदान का जिक्र करते हुए इसे पूरे देश के लिए उमंग, उत्साह और संतोष का अवसर बताया। इस पूरे चुनाव में अगर कोई पूछे मुझे कि मोदी जी सबसे संतोषजनक बात क्या लगी, तो मैं कहूंगा कल श्रीनगर में जो मतदान हुआ है, लोकतंत्र के प्रति जिस प्रकार से श्रद्धा व्यक्त की गई है, भारत के संविधान प्रति जो मोहर लगाई गई है, दशकों बाद श्रीनगर में चुनाव का उत्सव था। दशकों बाद श्रीनगर के चुनाव में इतना भारी मतदान हुआ और लोग उमंग और उत्साह से भरे हुए थे और लोग कह रहे थे कि 370 जाने के कारण ये संभव हुआ है। लोग कह रहे थे मोदी के आने के बाद संभव हुआ है। इस एक घटना से ये बात साफ हो जाती है कि मोदी के काम की दिशा सही है और मोदी के प्रयास सही परिणाम लाते हैं। ये श्रीनगर का कल का मतदान पूरे देश के लिए संतोष का, उमंग का, उत्साह का अवसर है। तो पीएम कोडरमा की रैली से इंडी गठबंधन पर बरसे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और जेएमएम पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर घेरा भी। इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे दिवाकर कुमार गिरिडीह से, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक पर वापस लौटते हैं और जुड़ेंगे हम दिवाकर के साथ। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना एमडीएच राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? एमडीएच राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है एमडीएच पाव भाजी मसाला। एमडीएच पाव भाजी मसाला। एमडीएच बनाए पाव भाजी लाजवाब। एमडीएच। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। एमडीएच का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। एमडीएच। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जनादेश में। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री ने आज वाराणसी से अपना नामांकन भरने के बाद वो सीधे झारखंड के कोडरमा पहुंचे, जहां इंडी गठबंधन पर जमकर बरसे। दिवाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं गिरिडीह से। दिवाकर, एनडीए की पूरी ताकत को वाराणसी से दिखा के सीधे कोडरमा पहुंचकर जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि कांग्रेस की कमजोर सरकारों ने देश को नक्सलवाद की आग में झोंक दिया, क्या वो साफ साफ ये संदेश भी देना चाह रहे हैं कि स्थिर सरकारों के मजबूत फैसले और गठबंधन कमजोर सरकारों के किस तरह के फैसले होते हैं? किस तरह से वो बरसे कांग्रेस और जेएमएम पर भी? देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने जब यहाँ पहुंचे आज, क्योंकि कोडरमा, गिरिडीह, ये जो संसदीय क्षेत्र है, ये दोनों संसदीय क्षेत्र के बीच में आज उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और वो सीधे वाराणसी से अपना नॉमिनेशन करने के बाद यहाँ पहुंचे थे। तो सबसे पहले उन्होंने अपने आप को कनेक्ट किया कि कैसे वो सिर्फ वाराणसी के पीएम नहीं है, बल्कि वो कोडरमा और गिरिडीह के भी पीएम है और गिरिडीह के भी एमपी है और उसके बाद देश के पीएम है। तो इस तरीके से पहले उन्होंने कनेक्ट किया और जनता जो थी वो काफी घंटों तक प्रधानमंत्री का इंतजार करने के बाद जब प्रधानमंत्री को सुनने के लिए उत्तेजित थी, एकदम सुन रही थी बेसब्री से, तो प्रधानमंत्री ने उसके बाद
परिवारवाद, नक्सलवाद, तमाम जो मुद्दे थे उसको उन्होंने एक के बाद एक एडजस्ट हुआ। किस तरीके से उन्होंने कहा कि जो पहले जो गठबंधन थी, वो जो कमजोर गठबंधन थी, उस गठबंधन की वजह से देश में बड़े फैसले नहीं हो सके। लेकिन जब एनडीए की सरकार बनी और पिछले 10 सालों में किस तरीके से बड़े फैसले लिए गए, चाहे वो 370 हटाने का मामला हो, चाहे देश में दूसरे विकास के काम हो, राम मंदिर बनाने का काम हो, तो तमाम मुद्दों को उन्होंने छुआ और उसके बाद लोगों से एक मजबूत सरकार चुनने की अपील की। और इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भ्रष्टाचार की जो बू आ रही है और भ्रष्टाचार से जिस तरीके से झारखंड को खोखला किया है, तो उन्होंने लगातार जेएमएम और कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि परिवारवाद, वंशवाद ने इस देश का बेड़ा गर्क किया है, उसे हटाने की जरूरत है, उसे खत्म करने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कड़े फैसले लेने में कभी हिचकिचाते नहीं है, इसकी भी उन्होंने बानगी दी और बताया कि किस तरीके से बड़े फैसले से देश का कायाकल्प हो रहा है। उसकी झलक श्रीनगर में भी देखने को मिली। लगातार उन्होंने बताया कि कैसे उनकी सरकार ने जो गरीबों के सर पर छत है वो देने का काम किया है, घरों तक जो है शौचालय पहुंचाने का काम किया है, घर जल नल योजना से हर घर में पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। तो तमाम ऐसे जो उनके काम थे उसका भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किस तरीके से देश में जो लखपति दीदी बनाने का उनका जो कॉन्सेप्ट है, उससे महिला सशक्तिकरण की जो एक नींव रखी गई है उसे और मजबूती मिलेगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने एक बात और जिक्र किया कि वो एक गरीब परिवार से आते हैं और गरीब का दर्द क्या होता है वो अच्छी तरीके से जानते हैं। उसके जरिए उन्होंने कहा कि जो पहले सर्ववीर जो थे, जो सरकार थे, जो काम करते थे, उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता था। लेकिन जब से उनकी सरकार बनी है, चाहे वो संसद भवन बनाने का मुद्दा हो, चाहे कोई अन्य दूसरे काम जो हो, या कहीं अगर पुल का निर्माण हो रहा है, कहीं सुरंग का निर्माण हो रहा है, तो वैसे श्रमवीरों को यह सरकार सम्मान देती है क्योंकि देश के विकास में उनका एक बड़ा योगदान है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कैसे उन्होंने हर तबके को एक तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश की और उनके दर्द के साथ अपने आप को जोड़कर ये बताने की कोशिश की जो एनडीए की सरकार जो केंद्र में है वो उनके दर्द को समझती है और उनके जो विकास की बात है वो लगातार उस पर वो ध्यान देती है। और जो उनके लिए जो जरूरी है, जिस तरीके से कोरोना काल में 85 करोड़ लोगों को देश में मुफ्त अनाज दिया गया, उससे एक विषम परिस्थिति में लोगों को सहारा मिला। तो ये तमाम मुद्दों को प्रधानमंत्री ने आज छुआ और उसके बाद एक तरीके से जनता की नब्ज भी टटोलने की कोशिश की। और इस दौरान एक के बाद लगातार तालियां बजती रही और प्रधानमंत्री अपने भाषण के जरिए लगातार लोगों से कनेक्ट हुए। क्योंकि सोचिए कि प्रधानमंत्री को लगभग 3:30 बजे पहुंचना था, प्रधानमंत्री 1 घंटे विलंब से पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद, इतनी गर्मी के बावजूद लोग वहां से हिले नहीं थे और दिवाकर ज्यादा जनता वहां नजर आ रही है। जी दिवाकर, ग्रामीण अंचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली थी। भ्रष्टाचार, परिवारवाद कितना बड़ा मुद्दा इस चुनाव में है, क्योंकि वो घटना भी बहुत दिन नहीं हुए जब नोटों के ढेर देखे गए झारखंड में। देखिए, निश्चित तौर पर झारखंड में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है और लगातार इसको एनडीए गठबंधन की ओर से एड्रेस किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की आज 5वीं रैली थी इस चुनाव के दौरान। लोकसभा के जो चुनाव चल रहे हैं उसमें आज ये 5वीं रैली थी। तो प्रधानमंत्री लगातार भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं और जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले लगातार झारखंड में उजागर हो रहे हैं, जैसा कि पता होगा कि एक राज्यसभा सांसद जो थे कांग्रेस के, उनके घर से करीब 350 करोड़ रुपया बरामद होता है नगद। उसके बाद अभी हाल ही में 1 हफ्ता पहले जो राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनके पीए के नौकर के घर से 35 करोड़ रुपया बरामद होता है। आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार का जो दीमक है वो झारखंड में किस तरीके से पनप रहा है और किस तरीके से लोग लगातार गिरफ्त में आ रहे हैं। चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मामला हो, वो भी किस तरीके से जमीन खरीद मामले में जेल में बंद है। तो कई बिल्कुल दिवाकर, 3 बड़े मुद्दे, स्थिर सरकार के मजबूत फैसले और भ्रष्टाचार और परिवारवाद देश को एक बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये मुख्य बातें रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोडरमा में जब उन्होंने रैली को संबोधित किया। बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर, विस्तार से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जनादेश में खबरें अभी और भी हैं, कुछ चर्चित लोकसभा सीट के बारे में भी आपको बताएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझकर इन्वेस्ट कर। सबका अपने घर का सपना होगा पूरा, ये है मोदी की गारंटी। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो।
काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसकी फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मेरे पापा का लाखों का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम पूरा रिजेक्ट हो गया। फिर मुझे पॉलिसी बाजार के क्लेम समाधान दिवस के बारे में पता लगा, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिव्यू करके अप्रूव कर दिया और क्लेम का सारा पैसा हमारे अकाउंट में आ गया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जर्नी और जीरा सिप। और आइए अब बात चर्चित लोकसभा सीट की। बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्रों में एक हाजीपुर पर इस बार पूरे देश की नजरें हैं। एनडीए से लोजपा रामविलास के उम्मीदवार चिराग पासवान अपने पिता की विरासत को कायम करने की जंग में जुटे हैं। वहीं इंडी गठबंधन से राजद उम्मीदवार शिवचंद्र राम स्थानीयता और तेजस्वी यादव के मंत्र के जरिए जनता के दिलों में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाजीपुर से 8 बार चुनाव जीत चुके रामविलास पासवान के चलते ये सीट इस बार हॉट सीट के रूप में सुर्खियां बटोरती रही है। आइए देखते हैं डीडी न्यूज संवाददाता राजेश राज की एक खास रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की कर्मभूमि हाजीपुर से लोकसभा चुनाव में उनके बेटे और एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान एनडीए के उम्मीदवार हैं। चिराग की अपने चाचा और हाजीपुर से सांसद पशुपति कुमार पारस से इस सीट को लेकर काफी तकरार हुई, लेकिन आखिरकार सीट आवंटन में चिराग पासवान हाजीपुर सीट पाने में कामयाब रहे। इस सीट पर उनका मुकाबला महागठबंधन की तरफ से आरजेडी उम्मीदवार शिवचंद्र राम से है, लेकिन असली लड़ाई तो घराने में फंसी है। हालांकि अब पशुपति कुमार पारस एनडीए का समर्थन कर रहे हैं और चिराग पासवान को अपने पिता रामविलास पासवान के करिश्माई व्यक्तित्व का भी खूब लाभ मिल रहा है। जिस तरीके से उन्होंने हाजीपुर में कार्य किए हैं, मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा हाजीपुर में जो उनके द्वारा किए गए कार्यों से किसी न किसी तरीके से प्रभावित ना हुआ हो। हैविंग सेड दैट, मैं नहीं मानता इन तमाम मुद्दों को कि कोई बाहरी भीतरी अंतोगत्वा आपके इंटेंशंस क्या हैं, आप किस सोच के साथ आप कार्य करते हैं, प्राथमिकता वो होती है। वहीं राजद ने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले शिवचंद्र राम को हाजीपुर से चुनाव मैदान में उतारा है, जो स्थानीय बनाम बाहरी का नारा देकर जनता से जनादेश मांग रहे हैं। बाहरी हटाओ, हाजीपुर का बेटा के लाओ। और दूसरा विकास। 47 साल हाजीपुर की जनता ने, 47 साल कम नहीं होता, 47 साल आपको मौका जनता ने देने का काम किया। लेकिन आज के डेट में हाजीपुर की जनता ने मन बना लिया है, सभी जाति समाज के लोगों ने, कि इस बार हाजीपुर का बेटा हमारा चुनाव में मैदान में उतरेगा। इस लोकसभा के दायरे में हाजीपुर, लालगंज, महुआ, राजापाकर, रघोपुर और महनार 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। हाजीपुर और लालगंज को छोड़कर 4 सीटों पर इंडी गठबंधन के राजद और कांग्रेस का कब्जा है। इस बार के चुनाव में हाजीपुर की जनता विकास के मुद्दों पर ही अपना सांसद चुनने के मूड में है। लोग यहाँ पर सर अभी विकास के बारे में कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यहाँ सड़क का बहुत बड़ा समस्या है हाजीपुर में। लोग विकास पे वोट करेंगे। क्या लगता है कैसा सांसद चाहिए? नौजुवक हो जो दुख सुख में खड़ा रहे, वैसा सांसद चाहिए हमें। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में मुद्दों की भरमार है, इसके बावजूद जनता के मन मस्तिष्क पर ये मुद्दे
प्रभावी नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इमोशन कार्ड खेला जा रहा है। इमोशन के आधार पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने की बात कर रहे हैं। बावजूद इसके कुछ मतदाता ऐसे हैं या मतदाताओं का एक वर्ग ऐसा है जो चाहता है कि मुकाबला एक तरफा न हो। वर्ष 1957 में अस्तित्व में आई हाजीपुर लोकसभा सीट पर 1977 से पहले कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन जब 1977 में रिकॉर्ड वोट से जीत दर्ज कर रामविलास पासवान ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया तो हाजीपुर पूरे दुनिया भर में सुर्खियां बटोरने लगा। रामविलास पासवान कुल 8 बार हाजीपुर से सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे। अपने कार्यकाल में रामविलास ने हाजीपुर में पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय खुलवाने से लेकर होटल प्रबंधन संस्थान खुलवाने जैसे बड़े काम किए हैं। इस बार रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान चुनाव मैदान में युवा जोश और नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत बनाने के दावे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजद ने अपने पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम पर दाव लगाया है। चौथे चरण में जनता 20 मई को गज और ग्राह के पावन क्षेत्र से किसे संसद में भेजती है, ये 4 जून को पता चल सकेगा। हाजीपुर से कैमरामैन ललित के साथ राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हाजीपुर से हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी संवाददाता राजेश राज। राजेश, 8 बार के सांसद रामविलास पासवान की गैर मौजूदगी में पिता की विरासत को लेकर और हाजीपुर में किए गए विकास कार्य को लेकर चिराग पासवान ताल ठोक रहे हैं मैदान में, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की क्या रणनीति है चिराग पासवान के रास्ते को रोकने की? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है ऋतु कि तेजस्वी यादव की जो विधानसभा क्षेत्र है राघोपुर, वह भी हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में ही आता है। और जब विधानसभा 2020 के चुनाव हो रहे थे, उस वक्त रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग पासवान, उन्होंने तेजस्वी यादव के खिलाफ अपना कोई उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं उतारा था। इसकी चर्चा कहीं ना कहीं बहुत जोर शोर से इस संसदीय क्षेत्र में सुनाई पड़ रही है और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि दोनों जो युवा नेता हैं चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, इनकी अंडरस्टैंडिंग अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों और लोकसभा क्षेत्रों को लेकर पहले से रही है। दोनों में पारिवारिक रिश्ते भी हैं। हाँ, राजनीतिक मतभिन्नता लालू प्रसाद, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, ये जो तमाम बड़े छत्रप थे, इनके बीच समय समय पर होती रही, रिश्ते बनते और बिगड़ते रहे। ऐसे में तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र का हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में होना कई मायने रखता है और निश्चित तौर पर राघोपुर की भी कंस्टिट्यूएंसी रही है। राबड़ी देवी वहां से जब मुख्यमंत्री चुनी गई थी तब भी राघोपुर का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। हालांकि चिराग पासवान के मुकाबले शिवचंद्र राम जो है अपेक्षाकृत माना जाता है कि थोड़ा कमजोर उम्मीदवार है, लेकिन बिहार सरकार में वो मंत्री रह चुके हैं, कला और संस्कृति विभाग में लालू प्रसाद के बहुत करीबी रहे हैं। आरजेडी ने उनको यूथ आरजेडी का अध्यक्ष बनाया था कभी। वो अपनी मजबूती के साथ वो लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन रामविलास पासवान का जो नाम है और जो काम है, राजेश, उसका सीधा लाभ मुकाबला टक्कर का है और पूर्णिया के बाद हाजीपुर बिहार की हॉट सीट बनी हुई है। देखना दिलचस्प होगा इस सीट पर भी क्या रहेगा मुकाबला, किसकी होगी जीत। बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक के लिए। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। सर, आप किस एज में रिटायर हुए थे? 39। सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर। तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। अगर छोले बने तो
गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। पांचवें और बाकी चरणों के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। भाजपा समेत एनडीए में शामिल दलों के दिग्गज नेता देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं पार्टी प्रवक्ता और नेता भी अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष पर हमलावर हैं। लोकसभा चुनाव के 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। बाकी बचे चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में एनडीए के दिग्गज नेताओं ने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बनगांव में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। चीट फंड घोटाले वाले, शिक्षक भर्ती घोटाले वाले, राशन वितरण घोटाले वाले, नगर पालिका की भर्ती की घोटाले वाले, शिक्षक भर्ती की घोटाले वाले, गाय तस्कर वाले, कोयला तस्करी वाले और पैसे के बदले सवाल करने के घोटाले वाले, आप सभी को जेल में जाने की तैयारी रखनी है। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त हो चुकी है और देश के कोने कोने में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। 10 साल पहले यहाँ अमेठी में पता नहीं चलता था कि सड़क में गड्ढा है क्या गड्ढे में सड़क है। आज पक्की सड़कें गांव गांव तक उसका जाल फैल रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है और स्मृति ईरानी जी की मेहनत है, जिसके कारण से आज ये बदलाव। केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर से भाजपा के उम्मीदवार पीयूष गोयल ने 400 से अधिक सीटें पीएम मोदी की झोली में जाने का दावा किया। अपार आशीर्वाद हमें यहाँ के नागरिक दे रहे हैं, उससे मुझे पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 वर्ष के कार्यकाल में किए सेवा कार्य काम पर और आगे आने वाले अमृत काल में एक विकसित भारत बनाने के लिए अब देश की जनता ने मन बना लिया है। 400 से अधिक सीटें मोदी जी के झोली में जाएंगी और उत्तर मुंबई एक रिकॉर्ड मार्जिन से मोदी जी को जीत में मिलेगी। उधर 7वें चरण के लिए नामांकन समाप्त हो गया है। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज करने का दावा किया। आज मैंने जो है मंडी, जिसे मंडी कहा जाता है, वहाँ से नॉमिनेशन फाइल किया है और सारे मंडी में ही सब बहुत उत्साहित है और हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की और गर्व की बात है कि हमारी जो मंडी की बेटी है, मुझे जो है वो मौका मिला है प्रत्याशी के रूप में भाजपा से। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि लोग बहुत ही उत्साहित है और एक त्योहार की तरह यहाँ पर जो है माहौल बना है। वहीं भाजपा उम्मीदवार सुभाष शर्मा ने पंजाब के आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार लोकसभा प्रत्याशी रणजीत चौटाला के समर्थन में प्रचार किया। जनादेश डेस्क, टीटी न्यूज। और एनडीए के नेताओं की ही तरह इंडिया गठबंधन के नेताओं का भी प्रचार जारी है। देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने जनता के बीच पहुंचकर समर्थन मांगा। कैसा रहा इंडिया गठबंधन के नेताओं का प्रचार, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए इंडी गठबंधन के सदस्य दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूपी के झांसी में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इंडी गठबंधन की जीत का दावा किया और सत्ता में आने के बाद अग्निवीर योजना को समाप्त करने की बात कही। इलेक्शन जो है पहली बार ये इस संविधान को बचाने का इलेक्शन है। भाइयों और बहनों, जो भी आपको मिला है, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटी को, गरीब जनरल कास्ट को
वो इस किताब ने आपको दिया है। हम इंडिया गठबंधन के लोग अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। न केवल नौकरी के रास्ते खुलेंगे, बल्कि अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अमेठी में भाजपा पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर कहा कि वो रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे तो 10 साल की उम्र से मैंने यहाँ पे प्रचार किया उनके लिए। जब मैं पूछती थी कि क्या प्रचार करूं, क्या बोलूं जनता को, कहते थे जनता को जाके समझाओ कि हमने कितना काम किया है। रायबरेली में एक तरफा चुनाव है, राहुल गांधी जी रिकॉर्ड मतों से जीतकर जाएंगे यहाँ पर, और उनके लड़ने से न सिर्फ इस पूरे इलाके और प्रदेश में, लेकिन गठबंधन को बहुत मजबूती मिल रही है। चंडीगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने से पहले मनीष तिवारी ने रोड शो भी किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वहीं शिमला में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि राज्य की 4 सीटों पर कांग्रेस की अच्छी स्थिति है। मुझे लगता है इसमें बढ़ चढ़ के कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे, इसीलिए हमें उम्मीद है कि ये 4 हमारे लोकसभा के चुनाव और ये बाई इलेक्शंस भी हम अवश्य इसमें सफलता हासिल करेंगे। राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता किस पर भरोसा जताती है ये तो 4 जून की मतगणना के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जनादेश में आज बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को अनुमति। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।